हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट देखें। अब भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में अब जानेंगे। ये संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हमारे इंडियन पॉलिटी में रखता है। देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ इसके इंट्रो के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रावधान के बारे में देख लेंगे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मिल सकता नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मिलता है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा है इसको कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका अन्य नाम हो गया, इसका अन्य नाम हो गया, इसका अन्य नाम हुआ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए, इसका एक और अन्य नाम है मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल इंडिया। मैंने इसको अन्य कह सकते हैं, आप अन्य नाम कह सकते हैं, इसका अन्य नाम कहा जाता है इसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल इंडिया। मैग्ना कार्टा का मतलब हुआ घोषणा पत्र, इसका हिंदी होता है घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र भारत के लोगों का यह घोषणा पत्र है। फिर कहेंगे कि ये जो मतलब बिल को ब्रिटिश संसद में लाया गया था, तो उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पामस्टन नाम के एक व्यक्ति थे, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो हमारे लिए वो जीके हो गया, वो काम का हो गया वो। फिर हम लोग देखते हैं कि इसको रॉयल एसेंट है। एसेंट का मतलब अनुमति। वो क्राउन ने महारानी ने इसको कब एसेंट दिया, अनुमति दिया इस बिल को? तो 2 अगस्त 1858। दोस्तों कभी कभी ये डेट हमारे लिए काम का हो जाता है। वैसे तो इसको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आज के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखते हैं इसके लागू करने का भी डेट हमने यहाँ दे रखा है 1 नवंबर 1858 को। वो अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इंट्रोड्यूस इसको इंट्रोड्यूस। हालांकि ये पामस्टन किसी कारणवश से प्राइम मिनिस्टर के अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो इस बिल को उस समय के एक व्यक्ति थे लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले। इन्होंने मतलब उसी बिल को मतलब फिर से मतलब प्रेजेंट किया। तो 1858 में एक पोस्ट भी बना था, सचिव का पोस्ट बना था। तो उस पर ये पहले ही मतलब पहले व्यक्ति हुए जो आसीन हुए थे। तो ये हमारे काम का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रथम सचिव का क्या नाम है। वैसे सचिव तो हर कोई जानते हैं कि सचिव का पोस्ट कब आया था, तो 1858 बोल देते हैं। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं, इन्होंने जो एडवर्ड स्टेनले ने जो मतलब बिल लाया, उसका थोड़ा नाम डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है वैसे। एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। भारत के गवर्नेंस को, शासन को बेटर बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। आप दूसरे शब्द को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको ब्रिटिश, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तब्दीलियां हुई थी इसके माध्यम से। जैसे ब्रिटिश क्राउन, उस समय की रानी जो थी विक्टोरिया थी, वो एक सोवरेन, संप्रभु, सोवरेन का हिंदी होता है संप्रभु, एक संस्था के रूप में आप उसको कह सकते हैं कि वो संप्रभु एक हो गए थे। संप्रभु ने तो मतलब सारे पावर अपने में वो रखे हुए थे, समेटे हुए थे। तो इस तरह से उनको पावर पहली बार दिया गया था कि ब्रिटिश क्राउन अब सॉवरेन बॉडी के रूप में काम करेंगे। सारे जो रूल रेगुलेशन होंगे उन्हीं के नाम पर अब होंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। तो ध्यान रखिएगा, ये 1773 से हम लोग पढ़ाई किए थे, पढ़ाई कर रहे हैं 1858। तो आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ, तो 1858 का अधिनियम के तहत हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन फंसा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ है व्यापारिक कंपनी के रूप में।
तो हम लोग कह सकते हैं व्यापारिक कंपनी के रूप में, शासन करने वाली कंपनी के रूप में इसका अंत हो गया। व्यापारिक की बात रही तो उसको तो पूर्ण रूप से 1833 के एक्ट में ही इसको व्यापारिक कंपनी के रूप में उसको हटा दिया गया था, खत्म कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान मिटा दिया गया। मतलब नामो निशान का मतलब इस लहजे में कि उसका अब भारत पर अब कोई राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से कोई बढ़त नहीं होगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह खुद महारानी अब उसको भारत के शासन को देखेगी। इन्हीं को देख रेख में सहूलियत हो, इसीलिए उन्होंने एक सचिव का पोस्ट बनाया था, जो कि ब्रिटिश का ये रिप्रेजेंटेटिव होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये रिप्रेजेंटेटिव होता था, प्रतिनिधित्व हुआ था। उसी पद पे बैठने वाले थे पहला व्यक्ति लॉर्ड एडवर्ड ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इन्होंने सबसे पहले बिल भी पेश किया था, जो कि पारित हुआ, और एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से इसको जाना गया, उन्हीं के बिल को। और उनको और भी कहा जाता है, अगर आप आसान सा सामान्य सा क्वेश्चन आता है तो कहेंगे इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 भी कहा जाता है। तो कहेंगे कि ये पहली बार हुआ कि महारानी अपना खुद का शासन अपने हाथ में ले ली। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ब्रिटिश भारत के जो प्रशासन है उसको अब हम देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी। उसके लिए एक हम नया पोस्ट भी बनाते हैं, सचिव का पोस्ट है। तो देख सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद 1858 की क्रांति 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव की ये अधिनियम एक कड़ी बन रहा है। तो हमको कुछ यहाँ से कुछ जीके वीके होता है वो ध्यान रखिएगा। वो पीएम को लेकर पूछ सकता है, अन्य नाम को लेकर पूछ सकता है, सचिव को लेकर पूछ सकता है, और ये थोड़ा ज़्यादा काम का है। मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के ये घोषणा पत्र के कई अधिकार देते हैं। हम बात करेंगे कुछ देर बाद, हम लोग बात करते हैं इसके लेकर के। और तो इसमें कुछ बचा नहीं। तो दोस्तों ये हम इंट्रो कर लिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम 1858। तो अब इसके प्रावधान देखने की बारी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के ऊपर चर्चा कर रहे थे और 1853 के चार्टर अधिनियम तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और ये भी देख चुके थे कि 1858 के क्या इंट्रो हो सकते हैं या उसके समान परिचय 1858 के अधिनियम के बारे में देख चुके थे हम लोग। तो अब हमारी बारी है 1858 के जो एक्ट है उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है, वो क्या क्या, वो कौन कौन से प्रोविजन है जो हमारे जनरल कंपटीशन में मददगार साबित हो सकता है। वो सारे पॉइंट को दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर द्वैध शासन का अंत कर दिया गया है। द्वैध शासन से मतलब हुआ कि दो स्तर पर शासन, एक वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करती थी और COD माने कंट्रोल ऑफ, इसको आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक बोर्ड का लीजिए, इसको नियंत्रक बोर्ड का लीजिए, और इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ। इन दोनों के शासन को समाप्त कर दिया गया। मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी शुरुआत की गई थी। तो द्वैध शासन पूछे तो 1784 आंसर होगा, लेकिन इसकी समाप्ति पूछे तो 1858 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे एक पोस्ट क्रिएट किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। सेक्रेटरी का पोस्ट था, भारत सचिव का पोस्ट था। वो एक MP हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और उनको जवाब भी देने होते थे कि इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया के प्रशासन के बारे में। आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो आपको जवाब देने पड़ते थे वहाँ पे।
तो एमपी वहाँ ये सब काम के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। हालांकि उनको सहयोग करने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया था। तो भारतीय परिषद उसको बाद में कहा गया, या कह सकते हैं सचिव के लिए एक एडवाइजरी परिषद काउंसिल का गठन किया गया था। उसमें 15 सदस्य हुआ करते थे जो उनको सलाह दिया करते थे। और ये भारत के प्रशासन और इंग्लैंड के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके बीच में चैनल का काम करते थे, इंफॉर्मेशन को इधर से पहुंचाने का काम करते थे। तो एक कम्युनिकेशन के चैनल का काम किया करते थे। तो देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, 1858 के एक के महत्वपूर्ण प्रावधान का अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट हम लोग को याद है 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया था, उसके थ्रू एक पोस्ट क्रिएट किया गया था दोस्तों। तो उसको भारत का गवर्नर कहा जाता, विलियम बेंटिक साहब इसके प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं, इसके आंसर हो जाते हैं। तो इनका डिजिग्नेशन, इसका पद नाम उसका चेंज करके वायसराय कर दिया गया। और ऐसे पद पर आसीन होने वाले, इस पद पे आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग थे सर। यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्रिएट हो रहे हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट कहता है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से गुलाम हो गया महारानी का, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ काम तमाम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भारत प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कॉलोनी एस्टैब्लिश हो गया। क्राउन का सीधा सा मतलब है ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसका अर्थ आप क्राउन से लगा सकते हैं। क्राउन महारानी को डेडिकेटेड वर्ड है। तो डायरेक्टली हम गुलाम हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्राउन का गुलाम कब से हुआ, तो 1858 से लेकर के 57 से लेकर के 57 ही कहेंगे, 58 से लेकर के 1947 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूछे आपसे तो कहेंगे सर 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे लेकर के 1858 तक, ये आप ऐसे कर सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, हड़प नीति। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी साहब लाए थे। एक तरीका था हड़पने का ये कि अगर आपके वंशज पुत्र नहीं है तो आप शासन करने को उत्तरदायी नहीं है। तो इस तरह से वो एक साम्राज्य विस्तार का एक तरीका था। तो इस नीति को हड़प जो नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, वो उसको समाप्त कर दिया। बोला कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपसे डिग्निटी के साथ बात करेंगे, इंडियन को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी गरिमा को समझेंगे और यहाँ तक होगा कि बिना भेदभाव किए हम उसको जॉब भी देंगे। तो कहीं ना कहीं 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका साफ साफ असर दिख रहा था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि वो डरी और सहमे हुई थी और उसको भी लग रहा था कि अगर शासन करना है तो पुष्पा को झुकाना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये कि वो नरम हुई, मुलायम हुई। कौन? इस ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो। देखते पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर लिखा है कि एक सिविल सर्वेंट जो हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसका गठन यहाँ पर किया गया था। इसका ये मतलब नहीं लगा कि उस आयोग का गठन किया गया। आयोग का आंसर 1926 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा का जो गठन किया गया था। भारत में कैसा प्रशासन चल रहा है इसको मेंटेन करने के लिए इसका मतलब कह सकते हैं कि स्थापित किया गया था। तो अगला पॉइंट ये है कि हम साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। साम्राज्य का विस्तार का मतलब वह किसी भी तरीके से अपने शासन क्षेत्रों को बढ़ा देना, चाहे छल हो चाहे बल हो। तो साम्राज्य विस्तार अब नहीं करेंगे। अब हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी कह सकते हैं कि ज़्यादातर अच्छी बातें बताया गया ताकि इनके साथ फिर से दूसरा रिलेशन स्थापित किया जाए। बस एक प्रकार से समझिए कि शासन मतलब कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, तो अब ब्रिटिश जो क्राउन है वो क्या करती है। कुल मिला के भारत का शासन जो था वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के जो महारानी थी उसके हाथों में चली गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तब्दीलियां तो हुई लेकिन भारत के हित में नहीं हुई।
दिल्ली तो ही, लेकिन भारत के हित में नहीं हुई। ये सारे आपके पॉइंट हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपको मेरा चैनल सब अच्छा लगता है, आपको लगता है कि किसी प्रकार से हेल्प हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर कर देंगे। और ढेर सारा प्यार के लिए नमस्कार।